राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, BPSC फॉर मार्च में इसकी अप्लाई करने की डेट आने वाली है, तो आप अच्छे से अप्लाई कर लेना। और चलिए थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। आज हिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं, जो कि PRT, TGT और PGT तीनों में आएंगे। और इसमें PY मिक्स रहेगा, और आगे जो आने वाले हैं सभी टाइप के कंटिन्यूटी से पढ़ेंगे तभी आपकी सिलेक्शन होगी। या BPSC हो, या SSC हो, या बैंकिंग हो, या KVS की टीचिंग की जॉब हो, या फिर PMRS हो, कोई भी जॉब रहेगी तो आप इसके लिए कंटिन्यूटी बना के रखेंगे। डेली करनी है तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। तो इसके लिए चलिए पढ़ाई करते हैं। हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो डेली के शेड्यूल है, तो आप लोग अभी तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट नहीं डाले। जब आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट डालेंगे, तो मैं डेली सबके लिए अलग अलग वीडियो लाया करूँगी। जब तक आप नहीं जुड़ रहे हैं, सारे लोग नहीं कमेंट्स कर रहे हैं, ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ रही, तब तक मैं सबके लिए एक कंबाइंड वीडियो लेकर आ रही हूँ, जिससे आपको UPSC तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप ये मेरे सभी सेशन को देखते जाएंगे तो आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सभी सब्जेक्ट से जीके, या साइंस हो, या ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, या हिस्ट्री हो, या इकोनॉमिक्स हो, या विविध हो, या कुछ भी हो, कंप्यूटर वगैरह, इंग्लिश वगैरह, हिंदी वगैरह, सबसे मैं लेके आती रहूँगी। तो चलिए आज पढ़ते हैं जीके के क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मैं ले रही हूँ। सबसे पहले है, चलिए आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा दूँ। ये है, क्या है, सिंधु सभ्यता में। तो सिंधु सभ्यता में क्या पढ़ना है आपको? क्या थे मृदभांड जो थे वो कैसे थे? आपको दिख रही है, मेरे हिसाब से आपको दिख रही होगी। तो सिंधु सभ्यता में जो मृदभांड होते थे वो मृदभांड पाए जाते थे, और मुद्रा भी होती थी। और वहाँ पे सिंधु सभ्यता में कुछ देवता की पूजा भी होती थी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में किस देवता, कौन कौन से देवता को पूजे जाते थे? तो ये समतुल्य माना जाता है। वो जो शिव है, शिव भगवान को पूजे जाते थे। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन एक एक करके तो मैं अभी नहीं लूँगी, अगले दिन मैं एक एक करके सभी ऑप्शन को आपको सॉल्व करके मैं दिखलाऊँगी। तो क्या है, शिव को आद्य शक्ति, जो सिंधु सभ्यता में जो किन को पूजा जाता था, तो सिंधु सभ्यता में पूजा जाता था। देखिए यहाँ पे है, इस क्वेश्चन शायद आपको नज़र आ रहे होंगे। सिंधु सभ्यता में आद्य शक्ति कौन थे? तो सिंधु सभ्यता में आद्य शक्ति भगवान शिव को माना जाता था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद करके रखना, समझ के रखना है कि सिंधु सभ्यता में कौन से भगवान की पूजा होती थी? आद्य शक्ति शिव को ये आराध्य देवता मानते थे सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन, ये क्या है, ये स्थल जो है कि अभी गुजरात में है। तो बहुत सारे यहाँ पे स्थल दिए गए हैं। कालीबंगा है, लोथल है, वनावली है, और क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिंधु सभ्यता का जो ये लोथल जो जगह है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहे हैं, ये लोथल, यहाँ पे ऑप्शन सी है। आपको अच्छे से दिखा दूँ, देख लीजिए। ये जो लोथल है ये अभी गुजरात में है। सिंधु सभ्यता का ये जो जगह है लोथल, यही अभी गुजरात में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो का क्या है, ये क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का मतलब कौन से नाम से और भी जाने जाते हैं, आप बता सकते हैं? आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं तो चलिए मैं और जूम कर देती हूँ। तो ये जीवितों का टीला, या कंकालों का टीला, या दासों का टीला, या मृतकों का टीला, क्या कहा जाता था? मोहनजोदड़ो के स्थानीय नाम को कौन से नाम से, मतलब स्थानीय लोग कौन से नाम से जानते थे, क्या बुलाते थे? तो आपको क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप मेरे को रिप्लाई कर सकते हो, और नहीं पता है तो चलिए मैं बता देती हूँ। तो मोहनजोदड़ो को स्थानीय लोग मृतकों का टीला के नाम से बुलाते थे। तो आपको याद हो गया, मोहनजोदड़ो को स्थानीय लोग क्या नाम से बुलाते हैं, या क्या नाम से बोलते थे? स्थानीय लोग, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला था। ठीक है,
तो स्थानीय लोग मृतकों को टीला के नाम से बुलाते थे। ये आपको याद हो गया। अब मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी आपको याद कराते चलूंगी, इतने टाइम हम रिवीजन करेंगे वो आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं पढ़ के सुना रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का क्या है ये प्रचलित नाम है, सबसे ज़्यादा प्रचलित हड़प्पा सभ्यता को कौन से नाम से जानते हैं? सिंधु सभ्यता या लोथल या सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता को कौन से नाम से जानते हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो सबने पढ़ी होती है, प्राइमरी में, मिडिल में, जूनियर में, सीनियर सेकेंडरी में, आप में से सब लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो सिंधु सभ्यता को कौन से नाम से जाना जाता है, या कौन सा नाम है जो सिंधु सभ्यता का नाम प्रचलित है, और उस मतलब कौन सी सभ्यता है जिनको कि दो नामों से जाना जाता है, आपको ये समझना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आपको याद रहेगा। तो ये दोनों एक ही नाम से प्रचलित हैं, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन आएगा कि सिंधु सभ्यता को ऑप्शन रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, तो सिंधु सभ्यता को आपको किससे मैच कराना है? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता को किससे मैच करानी है? सिंधु सभ्यता से, ठीक है, समझ गए। मैं क्वेश्चन से एक बार और रिपीट कर देती हूँ। ये हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। आपको अच्छे से याद हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये जो सिंधु सभ्यता के स्थल थे, उनकी जो उत्खनन हुई थी उसमें प्राप्त मुहरों को किस पशु के सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था उस पर? तो जो सिंधु सभ्यता की खुदाई की गई थी उसमें सिंधु सभ्यता की राखलदास बनर्जी और साहनी ने उसकी ये की थी, खुदाई की थी। ये तो बेसिक चीज़ है, सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। तो जब उसकी खुदाई हुई थी तो उस पर मुहरें मिली थी, बहुत से मुहरें मिली थी। तो उस मुहरे पे अलग अलग पशु के चित्र अंकित थे। तो ये जो चित्र अंकित थे वो किस पशु के चित्र अंकित थे? सिंधु सभ्यता में जो मुहरें मिली थी उत्खनन में, तो जो बहुत सारे सामान मिले थे और मुहरें भी साथ में मिली थी। मुहरें मतलब मनी, पैसे। तो उस पर किस पशु के चित्र अंकित थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आप बता सकते हैं उस पर क्या, कौन सी पशु के चित्र अंकित थे? बैल थे या कौन से पशु थे? गाय थी या फिर कुछ भी थी? आपको कुछ तो मालूम हुआ, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और हो सकता है आपको मालूम भी हो, और नहीं मालूम होगा तो मैं एक ऑप्शन देती हूँ। इसमें ऑप्शन में है आपको शेर है, बैल है, घोड़ा है और हाथी है। तो सिंधु सभ्यता में जो मुहरें मिली थी खुदाई में, उत्खनन में, तो उस पर किस पशु के चित्र अंकित थे? तो उस पर जो चित्र अंकित थे उस पर बैल का चित्र अंकित था। तो बैल आपको याद रहेगा, ठीक है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए कि सिंधु सभ्यता में जो मुहरें मिली थी उस पर न तो हाथी के चित्र अंकित थे, न तो शेर के चित्र अंकित थे, और न ही और किसी के चित्र अंकित थे। सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता की खुदाई के दौरान जो मुहरें मिली थी उस पर बैल पशु के चित्र अंकित थे। ये आपको याद होगी। सिंधु सभ्यता में जो मुहरें मिली थी उस पर बैल के चित्र अंकित थे, ठीक है। आपको समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और मेरे पास अभी तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इसलिए मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत हो रही है। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही जल्दी ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन तब अगर आपको बीपीएससी क्रैक करनी है, कोई भी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब लेनी है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, आपको प्रतिदिन देखना होगा, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आती हूँ, या तो जो आ चुके हैं या जो आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चंस जाके आपको किसी न किसी एग्ज़ाम्स में मिलेंगे ज़रूर, या हो सकता है मिले भी होंगे। तो इसलिए मेरे इस सेशन को मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रतिदिन देखना, एक भी दिन मिस नहीं करना। और आपको देखने का टाइम नहीं है तो आप अपने मोबाइल को ऑन करके पास में रख सकते हो, इससे भी आपको ये सभी क्वेश्चंस रिवाइज होते जाएंगे। और
ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, आपको इसके लिए कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए यहाँ पे बैठ के मेहनत कर रही हूँ, मैं सेलेक्ट क्वेश्चंस ला रही हूँ, सभी सब्जेक्ट के जीके ला रही हूँ। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या करना है, और शेयर वीडियो चलाकर साइड में रख दीजिए। आपकी सभी क्वेश्चन से आंसर, ये ऑप्शनल आ जाए, लेकिन ऑप्शनल मैं ऑप्शन भी पढ़ रही हूँ, उसको वन लाइनर बनाकर भी मैं दे रही हूँ, ताकि जिससे कि बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ जाए और हमेशा के लिए वो याद हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसे ही पढ़ाई कीजिए। उम्मीद है कि आप ऐसे ही पढ़ रहे होंगे और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर रहे होंगे, डेली वॉचिंग कर रहे होंगे। डेली टाइम निकाल कर, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर नहीं आती हूँ, क्योंकि वो फिर क्या होता है, बोरिंग हो जाता है। पढ़ते पढ़ते बच्चे दिन भर थक जाते हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। तो इसके लिए मैं 10 क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, डेली 10 क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। सभी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, और वो पीवाईक्यू बेस्ड रहते हैं, मॉडल क्वेश्चंस आंसर रहते हैं। तो इसलिए मैं हिस्ट्री की या सिविक्स की, बायोलॉजी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की या करंट अफेयर्स की, किसी भी सब्जेक्ट की लाती हूँ तो बस 10 to 15 क्वेश्चंस मैं लाती हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं लाती हूँ, क्योंकि हमारे ब्रेन की याद करने की कैपेसिटी होती है, हम एक दिन में 500,000 क्वेश्चंस तो याद नहीं करते सकते हैं। और जब हमको याद नहीं होती है, हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, हमारा ब्रेन थक जाता है, तो हमको कुछ भी याद नहीं होता। तो ऐसा लगता है, फिर हमको स्ट्रेस होने लगती है। तो इसलिए आप कम ही पढ़ो, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो, और आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। पीएससी का देखिए नोटिफिकेशन की अप्लाई करने की, मैं नोटिफिकेशन मतलब समझिए कि आ चुकी है, सब कुछ ओके हो गया है और सब अच्छा रहा तो मार्च में अप्लाई भी कर, एप्लीकेशन ले लिए जाएंगे, और अप्रैल में पेपर भी ले ली जाएगी। तो आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, आपके पास मुश्किल से 2 या 3 महीने टाइम है। तो 2 या 3 महीने किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, 2, 3, 4, 6 महीने ज़्यादा नहीं माने जाते हैं, ये बहुत कम माने जाते हैं। तो इसलिए आपको लापरवाही नहीं करनी है, प्रतिदिन वीडियो क्वेश्चन आंसर सब कुछ वॉच करना है, और लाइक शेयर करना है, और ताकि आगे अगले बच्चे को भी ये क्वेश्चन आंसर फ्री में मिल जाए, और उनकी भी तैयारी अच्छी हो जाए, और उनके पेपर में अच्छे मार्क्स आए और क्वालिफाई हो जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कर रही हूँ कि आप लोग इतना समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करके लाइक शेयर करना, और प्रतिदिन क्वेश्चन आंसर देखते रहना, एक दिन भी मिस मत करना। क्योंकि हम डेली डेली कुछ कुछ पढ़ते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से तालाब भी हो जाता है। तो बूंद बूंद करके हम इस घड़ा को भर रहे हैं। हमारा जो ATRE 4 का जो ये सरकारी नौकरी की जो हमारी आगाज़ है, जो मुहिम है, इसको हम बूंद बूंद करके भर रहे हैं। इसलिए हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस, 10 to 20 क्वेश्चंस ला रहे हैं, और इसको प्रॉपर याद करते हुए चल रहे हैं। इसलिए मैं आपको बिल्कुल ज़्यादा बर्डन देकर नहीं पढ़ाऊँगी, बिल्कुल ईजी वे में, इंटरेस्टिंग वे में, हर चीज़ को, हर क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान बनाकर मैं बताती हूँ। क्योंकि उससे आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, और आपको ये नहीं लगे कि मैंने 500,000 क्वेश्चंस पढ़े तो मेरे को याद तो नहीं हुआ। तो आप समझते हुए, याद करते हुए पढ़ाई करो, जो भी याद करो पढ़ाई करो। तो इससे आपकी क्या है, बेस भी मजबूत होगी, और हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। तो पहले तो समझना ज़रूरी है, फिर उसको ऐसे याद करना ज़रूरी है, उसको छोटे-छोटे भाग में, टुकड़ों में तोड़कर याद करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं छोटे-छोटे टुकड़ों में क्वेश्चंस को बनाकर फिर आपको समझाती हूँ, आपको याद कराती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ ये सब आप याद करते चल रहे होंगे। ठीक है? तो देखिए, मेरे पास क्वेश्चंस तो बहुत है, पीवाईक्यू बेस्ड अभी जो आ चुके हैं, जो आने वाले हैं, लेकिन वो सब मैं आपको एक-एक दिन अगर 500,000 क्वेश्चंस कराने लगूँगी तो आपको याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगी, फिर आपको स्ट्रेस होने लगेगी। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि 10-10 क्वेश्चन, 10 या 15 या 20 क्वेश्चंस ही लाती हूँ। अगर आप बोलोगे कि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए, आप कमेंट में लिख देना आपको कितने क्वेश्चंस चाहिए डेली के, तो मैं उसके हिसाब से मैं डेली के उतने क्वेश्चंस बनाकर लाया करूँगी। और धीरे-धीरे मैं बहुत सारे नोट्स भी बना रखी हूँ, तो वो सब नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और अभी जब मेरी रेगुलर क्लास चलने लगेगी, आप बहुत सारे बच्चे, भाई-बहन, मेरे दोस्त जुड़ जाएँगे, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ भेज दिया करूँगी, या फिर मैं आपको यहाँ पे सामने से मैं नोट्स दे दिया करूँगी। ठीक है? और नहीं तो आप अपना नंबर मेरे को भेज देना, तो फिर मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूँगी, और ये सब फ्री फैसिलिटी है। फ्री में आपको मिलेंगे क्वेश्चन आंसर का सेट, जो प्रतिदिन मैं बताऊँगी। 500, 10, या 50 क्वेश्चन मैं जितनी भी बताऊँगी, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, पीवाईक्यू रहते हैं, तो इसलिए उसको छोड़ना मत, उसको स्किप बिल्कुल मत करना। तो ये मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर अगर आपको जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो आप
एक भी क्वेश्चंस को स्किप मत करना। आप डेली, मैं 10 क्वेश्चंस ही लाती हूँ लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ना। आप देखते जाओ, मैं 10 20 20 करके एवरी डे करके मैं 2 to 3 मंथ्स में आपको कितने क्वेश्चंस में करा देती हूँ, और आपको उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मैच करेंगे पेपर में, इसलिए आप प्रतिदिन देखना। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आपको पढ़ना है, डेली पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और दूसरों की मदद करनी है ताकि वो भी फ्री फैसिलिटी ले सकें। फ्री में 10-20 क्वेश्चन उनको प्रतिदिन फ्री के अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको भी मिलते रहे। आपको ऐसे पढ़ाई करनी, ऐसे अपने शेड्यूल बनानी है, ऐसी आपको आपकी सोच आपको डेवलप करना है। और चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं। अभी हमने इतने क्वेश्चंस पढ़े तो आपको याद हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई हुई थी, मोहरें मिली थी, उस मोहरों पे बैल की, पशु की आकृति मिली थी। और क्या हमने इससे पढ़े कि जो वहाँ उसमें उस समय जो ये जो कहाँ है, ये स्थल कहाँ, गुजरात में कौन सा स्थल है, तो ये लोथल स्थल जो है वो गुजरात में है। इसको बहुत सारे स्थल है, मैं आपको एक एक करके सब बताती जाऊँगी, और कौन से स्थल कहाँ पे है आपको ये भी जानकारी रखनी चाहिए। और इससे पहले हमने क्या पढ़े कि उसमें आद्य देवता किसको माना जाता था, तो उस समय आद्य देवता माना जाता था भगवान शिव को, वो उनके आद्य देवता थे। ठीक है, कहीं कहीं सूर्य भगवान को भी बोलते हैं, अलग अलग मतलब अलग सभ्यता में, लेकिन उस समय उस सभ्यता में सूर्य शिव भगवान को आद्य देव मानते थे लोग। इसकी साक्ष्य मिली है, इसकी प्रमाण मिली है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं बोल रही हूँ, जो आ चुके हैं या फिर जो दिए हुए हैं प्रमाण में, हर जगह से मैं उठाती हूँ, मैं उसको कंपेयर करती हूँ, फिर मेरे को जो सही लगता है फिर तब मैं बताती हूँ। चलिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। और क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा करके डेली थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते चलेंगे तो ये अच्छे रहेगी हमारे लिए भी और आपके लिए भी अच्छी रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? तो सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी ऐसी चीज़ है, विशेष है, जिसके लिए वो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, आप कुछ तो जानते होंगे। मतलब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो, किसी भी क्वेश्चंस को पढ़ो, तो उसको ऐसे रटना नहीं, उसको समझ के पढ़ना, मतलब उसको एक स्टोरी की तरह बनाकर पढ़ना, तो आपको हमेशा याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे। तो मान लो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो किस तरीके की थी, किस लिए प्रसिद्ध है, हम उसको क्यों पढ़ते हैं, उसकी क्या क्या खास बातें हैं, तो आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती थी, तो मैं आपको चलिए ऑप्शन दिखा देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए ये पे क्वेश्चन है, मैं दिखा दे रही हूँ इसमें, तो आपको नहीं दिख रहा हो, मैं जूम कर दे रही हूँ। चलिए, मैंने जूम कर दिए हैं, तो अब तो आपको दिख रही हुई, अच्छे से दिख रही हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, किस लिए जानी जाती थी, आप बता सकते हैं? ये नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, या मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के लिए जानी जाती थी, या कृषि संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती थी, या अपने उद्योगों के लिए जानी जाती थी? तो किस लिए जानी जाती थी, आपको ये आंसर करना है इसमें। इस तरीके का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित क्या चीज़ से थी, उद्योगों से संबंधित थी, या कृषि से संबंधित थी, या मोहनजोदड़ो का जो विकास हुआ था, जो मोहनजोदड़ो एक क्या था, हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो का हड़प्पा, ये अलग अलग चीज़ है, मैं इसको भी पढ़ूंगी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती थी, इसमें 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन अच्छे से दिखाई पड़ रहे होंगे। देखिए, ये है 4 ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी किस लिए, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के सभ्यता के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या अपने उद्योगों के लिए, किस लिए जानी जाती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, हम आज हमारे गांव है तो न शहरों का, हमको लगता है कि शहर का विकास आज के टाइम में हुआ था, लेकिन नहीं, शहरों का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में इसका प्रमाण मिला है। वहाँ पे शहर में जैसे अच्छे सिस्टमेटिक वे में सड़कें थी, बिल्डिंग्स थे, जो शहरों में जैसे अच्छे अच्छे सिस्टमेटिक वे में घर बने होते हैं, वो सब कुछ वहाँ पे थे, बाथरूम, टॉयलेट, वो सब कुछ बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में वहाँ पे बने हुए थे, तो इसके साक्ष्य मिले हैं। तो इसलिए नगरों की विकास जो है, शहरों की विकास जो है, शहरीकरण का विकास शुरू हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में हो चुकी थी।
ये आपको समझना और याद करके भी रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की विकास, नगरों की विकास शुरू हो चुकी थी। और ये देखिए, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता मैं आपको बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता प्रचलित क्या, ये जो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था, आपको मैं अभी बता चुकी हूँ। क्या था प्रचलित नाम, कि आप बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? मैंने अभी आपको बताया है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम वही था, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये जो ऑप्शन सी है वही आपका आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यही आपका ऑप्शन है। और नेक्स्ट है जो सैंधव स्थलों के जो उत्खनन में, जो वो मैंने आपको बता चुकी इससे पहले, सैंधव स्थलों के उत्खनन में जो मुहरें मिली थी उस पर ये क्या था, क्या चीज़ बने हुए थे, कौन से पशु का आकृति या चिन्ह बनी हुई थी मुहरों पे। तो इस देखिए क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। तो सिंधु घाटी सैंधव स्थलों के उत्खनन में से जो प्राप्त हुए थे मुहरे, उन पर किस पशु का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उत्कीर्णन हुआ था? तो मैंने बता चुकी है मैं कि उस पर न तो शेर थे या फिर घोड़ा रहेगा, हाथी रहेगा या बैल रहेगा। तो उसमें बैल, आपका सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई में उत्खनन में जो मुहरें मिली थी उस पर बैल पशु का आकृति थी। तो मैं इस क्वेश्चन को 3 टाइम्स रिवाइज कर दी हूँ, तो अब आपको याद हो गई, आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रिवाइज ही कर रही हूँ, रिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता दें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो किस लिए जानी जाती है? तो अपने नगर, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, आपको हो सकता है अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो, दिख नहीं, अब तो अच्छे से दिख रहे होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है कि ये कहाँ पे था? तो ये अभी पाकिस्तान में उसका कुछ क्षेत्र अभी भारत में भी है। तो वो कौन सा जगह है जो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान जो भारत में है, आप बता सकते हैं? मोहनजोदड़ो है या फिर हड़प्पा, लोथल। तो ये तो हड़प्पा सभ्यता है तो स्थान है, लेकिन उस सभ्यता का नाम है मोहनजोदड़ो भी सभ्यता का पंजाब, सिंध। तो कौन सा है आपको सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? तो ये है लोथल। देखिए ये लोथल जगह जो है यही भारत में है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, किसी न किसी पेपर में आ चुके हैं, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। जो क्वेश्चंस आ चुके होते हैं, मुझे लगता है ये आने वाले हैं, ये आ सकते हैं, तभी मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? तो वह है लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में, आपको बता दिए लोथल है और लोथल गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर मतलब ओल्ड सिटी कौन था? तो ये कौन था? ये हड़प्पा ही था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब या सिंध। तो आपको पंजाब भी, पंजाब तो पहले तो पाकिस्तान में था, पंजाब बना। तो सबसे पुराना शहर जो था भारत में खोजा गया था वो क्या था? आपको हड़प्पा था। तो हड़प्पा, सिंधु सभ्यता, ये सब में नगरों का विकास हो चुका था, इसलिए सबसे पुराना शहर हम किसको मान रहे हैं? हड़प्पा को। तो भारत में सबसे पुराना शहर जिसका विकास हो चुका था वो क्या है? हड़प्पा ही है। तो हड़प्पा काल में शहरीकरण की विकास हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैं लेती हूँ, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये किधर मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो आप क्या बता सकते हैं? आपको कोई आइडिया है? तो मैं ऑप्शन बोल देती हूँ। ऑप्शन है, हड़प्पा संस्कृति में मिले थे चांदी के साक्ष्य, या पश्चिमी भारत को में ताम्र पाषाण संस्कृति में मिले थे, या फिर वैदिक संहिताओं में इसकी उल्लेख मिलती है, या चांदी की मतलब मुद्राओं में। पहले तो चांदी के सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के चलते थे। हमारा कंट्री, हमारा इंडिया
बहुत डेवलप था, बहुत अमीर था हमारा। तो वो अब क्या हो गया, तो अंग्रेज आए तो सब लूट कर ले गए। फिर हमारे देश में कुछ नहीं बचा। फिर हम धीरे 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 नए सिरे से शुरुआत करते गए आज़ादी के बाद। तो हम आकर एक विकासशील देश है, अभी विकसित नहीं हुई है, अभी विकासशील है हमारी कंट्री। तो इसलिए जो चांदी के सिक्कों का साक्ष्य किस जगह पे सबसे ज़्यादा मिले हैं, तो आपको बताना है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में ही मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में शहरीकरण की विकास भी हो चुकी थी और यहीं पे चांदी की उपलब्धता की साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो हमारे कंट्री में, हमारे देश में चांदी सोने बहुत हुआ करते थे। सोने की चिड़िया थी हमारी कंट्री पहले। चांदी के सोने के सिक्के चलते थे। सोचिए क्या टाइम रहा होगा वो। हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी थी हम लोगों के पास, जो कि अब आपको सोना खरीदने के लिए, चांदी खरीदने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, कितने प्राइस भाग गए हैं। तो सोच लीजिए हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हम। मतलब हमने हमारा जो अंग्रेज जो लेकर चले गए, वो आज़ादी, वो संपत्ति, वो स्वाधीनता, वो चीज़ को हमको लेने में कितने करोड़ों वर्ष बन जाएंगे, तब भी हम चांदी और सोने के सिक्के नहीं बना सकते हैं। तो हमारे पास बहुत कुछ था जो हम लोगों ने गवा दिया और अंग्रेज लेकर चले गए और हाँ, इंडिया को कंगाल बना दिया। तो चलिए वो तो अलग बात है, वो तो बस हमारी कंट्री डेवलप हो रही है तो हो जाएगी, धीरे धीरे हम रास्ते पे आ रहे हैं। लेकिन सोचने से ऐसा लगता है ना, अरे हमारे कंट्री में कितने पैसे रहे होंगे, हम कितने अमीर थे कि हमारे पास सोने चांदी के सिक्के चलते थे। तो ये सही बात है कि हमारे कंट्री में सोने चांदी के सिक्के पैसे चलते थे, एक समय था। तो लेकिन अभी नहीं है, जब था तब था, उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, इतिहास तो इतिहास है, उसको तो पढ़ना है, उसको तो दोहराना है, उसको समझना है, उसको जानना है। तो इसलिए हम जानते हैं और हम उसको याद करते हैं, हमेशा याद करके रखते हैं। तो आपको पता हो गया, अच्छे से याद हो गई कि चांदी के सिक्के की उपलब्धता कब मिलती थी, तो हड़प्पा सभ्यता में ही मिलती थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब क्या है कि क्या वे लोग लोहे से परिचित थे, और नेक्स्ट है ऑप्शन, क्या वे लोग क्या है सुदृढ़ व्यवस्था थी वहाँ पे नलियों की, वहाँ पे क्या था व्यापार थे, वाणिज्य था, और क्या था मातृ देवी की उपासना की जाती थी, मतलब देवी माता की पूजा होती थी। तो कौन से साक्ष्य है जो ये असत्य है, गलत है। तो इसमें से सही मैं बता दूं, इसमें से सही है नगरों में नालियों की मतलब ड्रेनेज की सिस्टम थी, ये सही बात है। तो सिंधु सभ्यता में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लेकिन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में लोग वो लौह युग का विकास तो बाद में हुआ था। तो सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से, ये सब क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको एक बार रिमाइंड कर दे रही हूँ। तो देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है, तो कौन सा कथन असत्य है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये कथन असत्य है। लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है। ठीक है, सही क्या है, लोग सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये सही है। अगर कहीं भी ऑप्शन रहेगा, आपको आ जाएंगे स्टेटमेंट में। आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, सीटेट में आ रहे हैं, नेट में आ रही है, आप KVS का एग्ज़ाम दे दीजिए, उसमें आएंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। आप EMRS का एग्ज़ाम दीजिए, उसमें भी आएंगे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसमें आपको पूछ दिया जाएगा कि सिंधु सभ्यता में, मतलब स्टेटमेंट में लिखा रहेगा कि लोहे की प्रचलन थी, लोहे की प्रचलन नहीं थी, परिचित थे लोग, नहीं थे। मतलब तो आपको उसमें सही क्या याद करके, आपको सही याद करना है या फिर एक गलत याद करना, तो आपको सही समझ में कोई एक चीज़ याद करके, आप दोनों याद करोगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एक लाइन याद करके रखनी है कि सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित
थे, ये गलत है। आपको सही क्या याद करना है कि सिंधु सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, अगर कहीं भी सिंधु सभ्यता में लोहे का प्रचलन दिखाता है, स्टेटमेंट में अगर मेंशन किया हुआ रहता है, तो वो क्या होगा, गलत रहेगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता में लोहे का प्रचलन नहीं हुआ था। लौह युग बाद में आई थी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता में क्या थी, लोहे की प्रचलन नहीं थी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आपको ले लेते हैं, मैं बता देती हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रही हूँ आपके लिए कि घोड़ा, ये तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, तो चलिए अभी मैं बताती हूँ। मांड मृदभांड होते थे, मृदभांड या मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। मांडा मृदभांड भी है, वो मृदभांड काले मृदभांड, लाल मृदभांड, वो सब तो अलग है, मैं वो भी बताऊंगी एक दिन। अभी ये क्वेश्चन ले लेते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। मांडा कौन से, मांडा एक जगह है जो कि आपको बताना है, ये किस नदी के किनारे है। आपको दिख रही है क्वेश्चंस, मैं दिखा दूँ क्वेश्चंस, ये देखिए मांडा ये है ना मांडा, देखिए मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो आपका ऑप्शन है सतलज नदी, सिंधु नदी, या फिर चिनाब नदी, या फिर रावी नदी। तो आपको बताना है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा स्थित है आपका कौन से नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, तो मांडा कहाँ पे स्थित है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा। तो आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल क्या है, रूपड़, जो कि है पंजाब में, ये किस नदी के किनारे स्थित है। मैं ऑप्शन बता देती हूँ, इसमें चिनाब नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी या रावी नदी। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गई है। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है हड़प्पा कालीन स्थल रूपड़ एक जगह है जो कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है, रूपड़ पंजाब में है, जो ये हड़प्पा कालीन स्थल है। हड़प्पा कालीन से ये जगह हम इस जगह के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, इस जगह प्रकाश में मतलब प्रकाशित हो रखा है। तो ये हड़प्पा कालीन स्थल रूपड़ पंजाब में है, जो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना चाहिए सतलज नदी के किनारे, ना तो रावी नदी के किनारे स्थित है, न ही चिनाब नदी के किनारे स्थित है, न ही सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये तो रूपड़ स्थल जो है, जो पंजाब में है, वो कहाँ पे स्थित है, ये है सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको दिखा दूँ मैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ये है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कहाँ पे पता चलता है, लोथल में पता चलता है, या ये धौलावीरा में, या कालीबंगा में, या आलमवीरपुर में, कहाँ पे, ये धौलावीरा में पता चलता है। ठीक है, तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन का पता चलता है। तो ये कहाँ पता चलता है, ये पता चलता है धौलावीरा में। ओके, आपको याद हो गया अच्छे से, उम्मीद है अब आपको बहुत अच्छे से याद हो गया। ये 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, मैं 3 टाइम रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ओके, तो ये जल प्रबंधन उन्नत जल प्रणाली कहाँ रहेगा, आंसर इसका धौलावीरा। इसका संबंध किस काल से रहेगा, हड़प्पा काल से। तो एक बार फिर मैं रिवाइज कर देती हूँ। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, जो कि है धौलावीरा में। ठीक है, ये भी याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और ले लेती हूँ। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग, अभी मैं बता रही थी मृदभांड, लाल मृदभांड, धूसर मृदभांड, काले मृदभांड, ये सभी हड़प्पा के समय से ये सब साक्ष्य हम लोग को मिले हैं। तो ये ही पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे यही बन रहे हैं कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का जो सामान्यतः उपयोग किए जाते थे, वो किस रंग का हुआ करता था। तो वो हुआ करता था आपका, आप बता सकते हैं, मैं बता दूं तो मृदभांड के जो रंग होते थे वो कौन कौन से रंग रहते थे। और लाल मृदभांड थे, या नीले मृदभांड थे, या हरे मृदभांड थे, कौन से मृदभांड थे आप बता सकते हैं। तो वो थे लाल मृदभांड। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मृदभांड का प्रचलन था वो था लाल मृदभांड।
रेड कलर के जो निबंध थे वो प्रचलित थे हड़प्पा सभ्यता में। तो आपको भी ये भी क्वेश्चन याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने, तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। ज़्यादा अगर पढ़ लेंगे तो हमको फिर डे टू डे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके पढ़ने हैं, तो एक टाइम टेबल फिक्स रहती है, तो उसी टाइम में, उसी टाइम ड्यूरेशन में, उसी लिमिटेशन में हम उतना ही क्वेश्चन हमको डेली करने हैं। 15 to 20 क्वेश्चन मैं करती हूँ, उससे आगे नहीं ले सकती हूँ। जब पेपर का डेट आ जाएंगे तब मैं आगे लूँगी, और उसमें मैं बहुत अच्छे से डिटेल में कराते चलूँगी, सब्जेक्टली और टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से मैं आपको तैयारी कराऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट भी डाल देना कि आप PRT के लिए तैयारी कर रहे हो, कि TCT के लिए तैयारी कर रहे हो, या PGT के लिए तैयारी कर रहे हो। आपका सब्जेक्ट क्या है PGT में आप मेरे को ये क्लियर करना, तो मैं आपको तैयारी करने में, आपको क्वालिफाई करने में बहुत हद तक मदद कर सकती हूँ, और वो भी बिल्कुल फ्री। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो आप कर देना, ठीक है। इसमें पैसे नहीं लगते, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी फ़ायदा मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करेंगे, उनको जॉब मिलेगी, उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो ये अच्छी बात है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे, और साथ में आप कमेंट भी डाल देंगे, ठीक है। तो आप कमेंट भी डाल देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आप डेली ये सभी जो मैं 10 to 20 क्वेश्चंस लाती हूँ, मॉडल क्वेश्चंस, PYQ बेस्ड क्वेश्चन, इसको डेली रिपीट करते जाना, एक दिन भी स्किप मत करना। ये आपके करियर में, आपको जॉब लेने में ये सभी क्वेश्चंस बहुत मदद करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस को मैं जिनको बताई हूँ, उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को वो गवर्नमेंट जॉब में उनको सक्सेस मिल गई है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस को स्किप मत करना, डेली वीडियो को देखते जाना, क्वेश्चंस को पढ़ते जाना। याद भी करा ही देती हूँ मैं, और अगर फिर से याद नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को, 2 बार वीडियो को 2-3 टाइम चला के छोड़ देना, वो आपकी रिपीट होते जाएगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर साथ में बोलती हूँ, ठीक है। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए। आपको 2, 3, 4, 6 महीने जम के मेहनत करनी है, और आपको जॉब लेनी है, मतलब एक अपनी पोस्ट एक फिक्स करनी है, ठीक है। ये TRE-4 की नौकरी हमारी है, हम इस बार सरकारी नौकरी लेकर रहेंगे। आप ऐसा डिसाइड कीजिए, प्रण कीजिए, ठीक है। तो ये अच्छी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग डेली ये वीडियो देखते रहेंगे, क्वेश्चन आंसर रिवाइज करते रहेंगे, डेली एक दिन भी स्किप नहीं करेंगे, शेयर भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे, और कमेंट भी कर देंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।